की यानी कि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की, तो वो स्टार्ट होने के चांसेस 7 से 15 अगस्त तक हैं। करें कि सर बीएमएस जो है 4.5 साल का है, तो क्या एक साल या डेढ़ साल कैसे डिवाइड है? तो अगर बीएमएस की बात करें डियर, तो बीएमएस जो है डिवाइडेड है कैसे? देखो डिवाइडेड ऐसे है, इसमें 3 सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर 1.5 साल का होता है। जो होता है वो होता है आपकी समिता 2 समिता होती है। चरक समिता पढ़ाई जाएगी आपको और दूसरी अष्टांग हृदयम। ठीक है, जो चरक समिता थी वो 2nd सेंचुरी में बनी थी और सैलरी होगी तो लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स आपकी सैलरी होती है। नेक्स्ट सर क्लिनिक सेटअप, आप जो है थोड़े दिन अगर कम कॉलेज भी जाते हैं स्टार्टिंग डे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सक्षम सक्सेना है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं बीएमएस के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं जो मेरे कमेंट्स में आए थे, मैंने उनको एक जगह नोट डाउन कर लिया, उनके सारे आंसर्स लिख लिए हैं और इस वीडियो में मैं वही सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। कुछ लोग बच्चे बोल रहे थे कि सर जो है कि हमारी काउंसलिंग जल्दी शुरू होने वाली है, कितनी जल्दी शुरू हो जाएगी, जुलाई में ही हो जाएगी, ये सारे मिथ्स जो यूट्यूब्स पे देख रहे हैं। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। जनरली अगर हम बात करें AA-CCC की काउंसलिंग की यानी कि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की, तो वो स्टार्ट होने के चांसेस 7 से 15 अगस्त तक हैं। ठीक है, 7 से 15 अगस्त के बीच में वो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट अगर यूपी आयुष काउंसलिंग की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था कि इसकी स्टार्टिंग डेट 7 सितंबर हो सकती है और ज़्यादा लेट होगी तो 15 सितंबर, मतलब 7 से 15 सितंबर जो है इस समय और यूपी की आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होगी और ऑल इंडिया की 7 से 15 अगस्त के बीच में यानी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सर बॉन्ड हर कोई बॉन्ड के बारे में, देखो यूपी के कॉलेजेस में मैंने हर बार बताया कोई भी बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर आयुष कॉलेजेस में कोई भी बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तीसरी बात अगर बात करें हम लोग तो सर बॉन्ड नहीं है तो हम लोग जो पेनल्टी वगैरह कुछ होगी तो पेनल्टी वगैरह टाइप भी कुछ नहीं है किसी भी कॉलेज में। ठीक है, आयुष के किसी भी कॉलेज में कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं लगती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि सर तो फिर क्या होता है, तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराया जाता है 4000 रुपीज़ का। ठीक है, 4000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराया जाता है जिसमें आपको जो है NSC बनवानी होती है, पोस्ट ऑफिस में उसकी NSC बनवानी होती है जो कि जिसका 5 ईयर प्लान होता है। ठीक है, 5 साल के लिए बनती है और वो एज अ सिक्योरिटी आपकी जो है कॉलेज में रख ली जाती है। लेकिन जब भी आप कॉलेज छोड़ेंगे तो वो भी आपको रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बात करें तो कॉलेज फीस की बात कर लेते हैं। बीएमएस कॉलेजेस के अंदर कितनी फीस है, तो लगभग अगर नॉर्मल फीस की बात करें तो जनरल और EWS के अंदर 26,000 फीस देखने को मिलती है। ठीक है, और वहीं OBC की बात करें तो यहाँ पर 18,000 के आसपास फीस देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सर बीएमएस कितने साल का कोर्स है, तो बीएमएस जो है लगभग 5.5 साल का कोर्स है जिसमें 4.5 साल की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होती है और 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। तो ऐसे मिलकर टोटल 4.5 साल प्लस 1 साल 5.5 साल का कोर्स हो गया। ठीक है, बीएमएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि सर बीएमएस जो है 4.5 साल का है, तो क्या एक साल या डेढ़ साल कैसे डिवाइड है? तो अगर बीएमएस की बात करें डियर, तो बीएमएस जो है डिवाइडेड है कैसे? देखो डिवाइडेड ऐसे है, इसमें 3 सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर 1.5 साल का होता है। ठीक है, अगर एक सेमेस्टर 1.5 साल का हुआ तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने कंप्लीट हो गए? 4.5 साल। ठीक है, तो 3 सेमेस्टर होते हैं और एक इंटर्नशिप होती है। यानी कि अगर NCISM के रूल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो बीएमएस में आपके हर 1.5 साल बाद एग्जाम्स होंगे। मतलब ठीक है, एक सेमेस्टर 1.5 साल का है तो 1.5 साल बाद एग्जाम्स होंगे, यानी कि 1 ईयर प्लस 6 मंथ्स के बाद ही आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इतना आप समझ गए होंगे कि 3 सेमेस्टर होंगे, एक सेमेस्टर 1.5 साल का होगा। ठीक, तो सर क्या हम आयुर्वेदा कॉलेजेस में एडमिशन लेके पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं? हाँ, पार्शियल ड्रॉप आप किसी भी आयुर्वेदा कॉलेजेस में जाके ले सकते हो कि वो ज़्यादा में ज़्यादा 4-5 महीने या 6 महीने तक रहेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए रहेगा, देखो उसमें ये है कि आप जो है नवंबर में क्लासेस स्टार्ट होंगी, मई में नीट का एग्जाम होता है, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि पार्शियल ड्रॉप्स के कारण। लेकिन हाँ, उसके बाद अगर आप उसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाहो तो बहुत मुश्किल है क्योंकि फिर अटेंडेंस इशू आने लगेंगे। ठीक है, तो 1.5 साल के अंदर आपकी अटेंडेंस 75% होनी चाहिए। आप जो है थोड़े दिन अगर कम कॉलेज भी जाते हैं स्टार्टिंग डेज में तो अटेंडेंस पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पार्शियल ड्रॉप हर जगह से आपका जो है आप कर सकते हो किसी भी कॉलेज में हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं सर बीएमएस में, तो 4.5 साल में आपके टोटल 18 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल 18 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे थोरोली 4.5 साल में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कितनी बार होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स सिर्फ 3 बार होंगे क्योंकि 3 सेमेस्टर है तो 1.5 साल का एक सेमेस्टर है, तो 3 बार एग्जाम्स यूनिवर्सिटी होंगे। ठीक है, फाइनली और फिर इंटर्नशिप होगी। नेक्स्ट अगर बात करें सर फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, देखो फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो आपको तीनों लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी और इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ये तीन जो लैंग्वेज हैं इनसे आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, तो तीनों लैंग्वेज आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से आनी चाहिए अगर आपको बीएमएस अच्छे से करना है। मतलब संस्कृत मतलब सिखाई जाएंगी फर्स्ट ईयर में, धीरे धीरे संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। मतलब ज़्यादातर ऐसा है कि यूपी के आयुर्वेदा कॉलेजेस में संस्कृत के टीचर नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे आ रहे हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आपको संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश इन तीनों लैंग्वेजेस से कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तीनों ही लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेंगी, एग्जाम्स में लिखनी भी पड़ेंगी, तभी आप पास हो सकते हैं। क्योंकि संस्कृत में श्लोक्स होंगे, उन श्लोक्स की हिंदी लिखनी होगी और फिर उन्हीं हिंदी में कुछ टर्म्स इंग्लिश में भी लिखने होंगे। ठीक है, एग्जाम्स में, क्योंकि एनाटमी
एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप इतने टफ वर्ड्स जो है यूज़ नहीं कर सकते हिंदी के, ठीक है, तो इंग्लिश वहाँ पर ज़रूरी रहेगी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो सर फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। देखो फर्स्ट ईयर में आपके पास रचना शारीर होगा, ठीक है, जैसे जो आप मॉडर्न में कन्वर्ट करें तो एनाटमी बोलते हैं, ठीक है, मतलब 2 बुक्स होंगी, एक एनाटमी की अलग बुक होगी और जो रचना शारीर है उसकी अलग। फिर दूसरा अगर बात करें तो क्रिया शारीर की बुक अलग होगी, इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, फिजियोलॉजी की बुक अलग पढ़नी पड़ेगी। ठीक, मतलब अगर हम लोग थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर थर्ड सब्जेक्ट होता है पदार्थ विज्ञान। जैसे कि एमबीबीएस में बायोकेमिस्ट्री होती है वैसे ही यहाँ पर पदार्थ विज्ञान नाम का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ कोई बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाया जाएगा एमबीबीएस की तरह। ठीक, फोर्थ सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आपकी संहिता। 2 संहिता होती हैं, चरक संहिता पढ़ाई जाएगी आपको और दूसरी अष्टांग हृदयम। ठीक है, जो चरक संहिता थी वो 2nd सेंचुरी में बनी थी और जो अष्टांग हृदयम है वो 9th सेंचुरी में बनी थी। तो ये दोनों संहिताज आपको बार बार बाय हार्ट मतलब याद होनी चाहिए, मतलब इनमें श्लोक्स होंगे और हिंदी लिखी होगी तो इनके श्लोक्स आपको जो है बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे ताकि रिटेन कर सकें आप और एग्जाम्स में लिख सकें। ठीक है, नेक्स्ट 5th सब्जेक्ट की बात करें तो लास्ट सब्जेक्ट है आपका संस्कृत। ठीक है, अगर संस्कृत की बात करें तो इसमें बेसिक संस्कृत जो आपने 8th तक पढ़ी थी उसके आगे का एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पर सिखाया जाएगा ताकि आप श्लोक्स को कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो, उनकी हिंदी कैसे समझ सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में संस्कृत सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा। तो ये टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, वैसे मैंने 6 बताए हैं, लेकिन जो अष्टांग हृदय और चरक संहिता ये संहिता सिद्धांत के अंदर आता है, मतलब एक ही सब्जेक्ट के अंदर आता है, तो टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यूपी बोर्ड के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर माइग्रेशन नहीं है तो क्या टीसी से एडमिशन हो जाएगा। हाँ, टीसी से एडमिशन हो जाएगा, यूपी बोर्ड में माइग्रेशन नहीं मिलता है तो टीसी से आराम से एडमिशन हो जाएगा, माइग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है यूपी बोर्ड वालों के लिए। पर जो लोग सीबीएसई बोर्ड से उनके लिए टीसी और माइग्रेशन दोनों होना कंपलसरी है। अच्छा सर, और चीज़ें बता दीजिए कि इंटरनल एग्जाम्स क्या होते हैं। तो इंटरनल एग्जाम्स के बारे में अगर बीएमएस के बताएं तो एनसीआईएसएम रूल्स के अकॉर्डिंग आपके हर 6 महीने में 3 पीए और 1 टर्म टेस्ट होना कंपलसरी है। मतलब कॉलेज वाले जो हैं आपके टोटल 1.5 साल में 9 पीए और 2 टर्म टेस्ट होना कंपलसरी है, क्योंकि तीसरा जो होगा वो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। तो देखो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, जो पीए हैं उनको बोलते हैं पीरियोडिक असेसमेंट। पीरियोडिक असेसमेंट जो होते हैं वो 6 महीने में 3 होते हैं, ठीक है, और जो 6 महीने के 3 होंगे मतलब 2-2 महीने में ऐसे करके हो सकते हैं, पहले 2nd मंथ में या ऐसे हो सकते हैं 1.5 महीने 3 हो गए और उसके बाद जो लास्ट का 6 मंथ जो चल रहा होगा उसमें एक टर्म टेस्ट होगा। ठीक है, जो पीरियोडिक असेसमेंट होते हैं वो 10-10 मार्क्स या 20-20 मार्क्स के होते हैं और जो टर्म टेस्ट होते हैं वो 100 मार्क्स के भी होते हैं, किसी कॉलेज में 50 मार्क्स के भी होते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो टोटल ये हो गया कि शुरू के 6 महीने में आपके 3 पीरियोडिक असेसमेंट होंगे, 1 टर्म टेस्ट होगा। नेक्स्ट 6 मंथ की बात करें तो नेक्स्ट 6 मंथ में भी 3 पीए होंगे, 1 टर्म टेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट 6 मंथ की बात करें, 1.5 साल का है तो नेक्स्ट 6 मंथ की बात करें तो उसमें 3 पीरियोडिक असेसमेंट होंगे और 1 टर्म टेस्ट की जगह यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। तो इस तरीके से है और लगभग 9 पीए होते हैं पूरे 1.5 साल में और 2 टर्म टेस्ट होते हैं। तो 9 में से आपको जो है कंपलसरी 7 पीएज या 6 to 7 पीएज देना कंपलसरी होता है, 6 से 7 पीए देना कंपलसरी होता है और टर्म टेस्ट दोनों ही देने जरूरी होते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आपके प्रैक्टिकल मार्क्स भी इवेल्युएट होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो इंटरनल एग्जाम्स की जो बात है वो भी यहाँ पर खत्म हो गई। बीएमएस की स्कोप की बात करें तो देखो अगर गवर्नमेंट जॉब्स में बात करें तो आप लोग आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। मतलब बीएमएस के बाद आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स की डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है, तो उसका एग्जाम क्लियर करके आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सर मतलब प्रोफेसर बन सकते हो। प्रोफेसर कैसे, जैसे बीएमएस कर लिया आपने, फिर आगे आपने एमडी या एमएस कर ली और एमडी और एमएस करने के बाद क्या किया आपने, एग्जाम्स दिया प्रोफेसर का, तो आप फाइनली क्या बन गए, प्रोफेसर बन गए। ठीक, थर्ड आप अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हो बीएमएस के बाद, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, स्किल्स अच्छी हैं तो आप उसके बाद क्लिनिक सेटअप भी कर सकते हो। नेक्स्ट सर पीजी, हाँ नेक्स्ट क्या कर सकते हो, बीएमएस के बाद पीजी कर सकते हो, मतलब एमडी और एमएस कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या कर सकते हो, किसी भी हॉस्पिटल में एज अ आरएमओ यानी कि रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर की तरह आप वर्क कर सकते हो। ठीक, अब सर ये तो होगा स्कोप्स। अब सर इनमें सैलरीज कितनी कितनी है, तो देखो अगर सैलरीज की बात करें तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो आपको अगर एज अ बीएमएस के बाद आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर अगर आप बनते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है स्टार्टिंग 70 to 80,000 रुपीज़ पर मंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सर अगर हम बीएमएस कर लें, एमडी कर लें, एमएस कर लें, उसके बाद प्रोफेसर बन जाए तो कितनी सैलरी होगी, तो लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स आपकी सैलरी होती है। नेक्स्ट सर क्लिनिक सेटअप कर लें, तो क्लिनिक सेटअप करने में जो है मतलब क्लिनिक सेटअप आप करोगे, लेकिन क्लिनिक सेटअप जो है इतनी ईजिली बीएमएस वालों का चल नहीं पाता जब तक उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो। ठीक है, तो तब भी अगर मैं अप्रॉक्सीमेट मानूँ तो आप स्टार्टिंग में अगर अपना क्लिनिक खोलते हो तो आपकी अर्निंग जो है वो पर डे की आप मान लीजिए 500 to 600 रुपीज़ हो सकती है। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ 500, बाकी तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं और आपका डेस्टिनी कितनी अच्छी है कि पेशेंट्स कितना आप खींच पा रहे हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि सर हॉस्पिटल्स में अगर आरएमओ की तरह वर्क करते हैं तो वहाँ पर जो शुरुआत में सैलरी मिलती है, मतलब स्टार्टिंग जो सैलरी, तो जो आरएमओ में जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है वो 20 to 25,000 के अप्रॉक्स मिलती है। ठीक है, पर मंथ।
अगर आप हॉस्पिटल्स ज्वाइन करते हैं। और फर्दर अगर सर पीजी ज्वाइन करते हैं, एमडी एमएस करते हैं, तो वही सैलरी 70 to 80,000 जो कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की होती है, उसी के अप्रॉक्स जो है पीजी की भी होती है। ठीक है, 70 to 80,000 या 60,000, थोड़ी मतलब 5-10 हज़ार का फर्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो पीजी की भी सेम है। अच्छा सर आप ये बताइए कि एमडी और एमएस में क्या स्कोप है, मतलब अगर हम फर्दर एमडी करें या एमएस करें तो क्या क्या कर सकते हैं। देखो एमडी जो है वो कम से कम कुछ सब्जेक्ट्स में होती है, जैसे मैं बता देता हूँ। एमडी मेडिसिन कर सकते हैं, इसको बीएमएस के टर्म में काय चिकित्सा बोला जाता है। ठीक है, काय चिकित्सा का मतलब मेडिसिन होती है। फिर उसके बाद एमडी पंचकर्मा होता है। पंचकर्मा में अभी आप जब बीएमएस फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो पंचकर्मा चरक संहिता अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे कि 5 अंग होते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के उन्हें पंचकर्मा बोलते हैं, जैसे रक्त मोक्षण है और ये वस्ती वमन विरेचन है, ये सारे जो हैं इसी के नस है, ये पंचकर्म होते हैं। ठीक है, तो इसमें कर सकते हैं। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो एमडी पीडियाट्रिक को बोलते हैं कौमार भृत्य। ठीक है, बीएमएस में कौमार भृत्य बोला जाता है, ये एमडी पीडियाट्रिक्स है, बच्चों के लिए जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें शालाक के तंत्र, शालाक के मतलब जो एमएसईएनटी होता है, एमएसईएनटी और जो आई का डिपार्टमेंट होता है, ईयर नोज थ्रोट और आई का डिपार्टमेंट होता है। फिर शल्य तंत्र का मतलब एमएस सर्जरी, जो सर्जरी होती है पाइल्स, फिस्टुला और फिशर वगैरह, 59 सर्जरीज जो भी माइनर गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी हैं वो उसमें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो एमएस जो होता है स्त्री एवं प्रसूति तंत्र विभाग में, यानी कि ऑब्स्ट्रा और गायनी जो आपने सुना होगा। ठीक है, एमएस उसमें होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एमडी होती है स्वस्थ वृत्त एंड योग एवं योग में, मतलब हेल्थ और योगा में भी एमडी की डिग्री देते हैं। मतलब टोटल 8 तरीके की डिग्री आपको मिल सकती है। ठीक है, एमडी और एमएस में। ये मैंने सारी एमडी और एमएस की डिग्रीज बता दी। अब एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है, अगर हम एमएस कर लेते हैं तो एमएस करने में के बाद हम कितनी सर्जरीज कर सकते हैं, तो 59 माइनर सर्जरीज कर सकते हैं। लेकिन देखो अगर पेशेंट्स की बात करें तो पेशेंट्स आपके पास सर्जरी में 2 ही कंडीशन में आता है, या तो फिर ऑब्स्ट्रा गायनी वाली कंडीशन में आएगा, यानी कि प्रसूति रोग विभाग जो होता है, या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, उसमें या तो पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम शल्य तंत्र की बात करें यानी कि सर्जरी में, तो ज़्यादातर पेशेंट्स पाइल, फिशर और फिस्टुला के ही आते हैं, क्योंकि उसमें एक क्षार सूत्र क्रम होता है, जो कि एक ऐसा मेथड है जिसमें पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के ऑपरेट किए जाते हैं, लेकिन उसमें दोबारा होने के चांसेस जो हैं वो लगभग 5% से भी कम होते हैं। मतलब लोग ज़्यादातर मैंने देखा कि पाइल्स, फिस्टुला और फिशर का ऑपरेशन कराने के बाद सिर्फ आयुर्वेदिक सर्जन्स के पास जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो दोबारा होने के चांसेस हैं उनके वो 5% से भी कम होते हैं। लेकिन एलोपैथी में जब आप ऑपरेट कराएंगे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, तो इनके दोबारा होने के चांसेस लगभग 95% होते हैं। इसीलिए जितने भी पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के पेशेंट्स हैं वो आयुर्वेदिक सर्जन्स के पास जाते हैं। और मतलब एमएस में 2 ब्रांचेस के अंदर भी मैं कॉमन बता दे रहा हूँ। एक तो अगर आप एमएस कर रहे हो ऑब्स्ट्रा गायनी से तो स्कोप है, दूसरा पाइल्स, फिशर और फिस्टुला का अगर आप ट्रीटमेंट कर पा रहे हो सर्जरी में तो आप सक्सेसफुल हो। बाकी अदर सर्जरीज मैंने आज तक नहीं देखी कि कोई भी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास गया, वो सारे जो है एमबीबीएस एमएस फिजिशियन एमएस के पास ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग कट ऑफ्स की बात करें तो कट ऑफ्स में अगर बात करें तो इस साल अगर आपकी रैंक जनरल कैटेगरी में 1.5 लाख के आसपास है तो आपको ऑल इंडिया या यूपी आयुष काउंसलिंग से जनरल कैटेगरी में कोई ना कोई कॉलेज गवर्नमेंट अलॉट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 1,55,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अगर एससी में 3 लाख तक रैंक है तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अगर और एसटी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 7,50,000 तक है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज गवर्नमेंट का इस साल यूपी या ऑल इंडिया से मिल जाएगा। ठीक है, और मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे बीएमएस के रिगार्डिंग्स। ठीक है, अगर कोई भी फिर भी डाउट्स रह गए हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी अपडेट्स आएंगे, जैसे ब्रोशर आएगा यूपी का या ऑल इंडिया काउंसलिंग का, तो वो सारे वहाँ पर अपलोड होंगे। कट ऑफ्स वगैरह कितनी जा सकती है वो सब कुछ आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को, कि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।